वैसे तो यार क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में अभी कुछ 3-4 दिन बचे हुए हैं, बट रियल मैड्रिड अभी भी न्यूज़ में छाया हुआ है। चाहे वो ट्रांसफ़र की न्यूज़ हो, चाहे उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें रियल मैड्रिड इस टाइम पे एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बना हुआ है। अब वो कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं वो शायद उस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना लेते हैं जहाँ पे ट्रांसफर्स की बात तो ऑब्वियसली करेंगे, बट उसके अलावा रियल मैड्रिड ने कुछ एक दो और चीज़ें करी हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्लस क्लब वर्ल्ड कप में एक बहुत ही फैंटास्टिक नई टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है, तो कुछ रेफरीज के रिगार्डिंग भी आज बात कर लेते हैं। फाइनली कुछ टाइम बाद मैं रेफरीज के बारे में बोल सकता हूँ, नहीं तो बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन तू हमेशा तेरी टीम जीतती है, तुम लोगों को जितवाया जाता है। खैर वो सब चीज़ों से हटके कुछ 3-4-5 न्यूज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को वो ज़रूर जाननी चाहिए रिलेटेड टू रियल मैड्रिड एंड क्लब वर्ल्ड कप। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फुटबॉल फैंस, मदरस्ताज, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। ओके, फर्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फाइनली फ्रैंको मैसेंटूनो जो है वो रियल मैड्रिड आ चुके हैं। मतलब भाई पीएसजी को ट्रांसफर मार्केट में एक और रियल मैड्रिड ने यहाँ पे धमा चौकड़ी मचाते हुए एक और क्या बोलते हैं उसको, धोबी पछाड़ दे दिया है। ठीक है, जो पीएसजी सोच रही थी कि हम रियल मैड्रिड को इसमें पीछे कर देंगे और फ्रैंको मैसेंटूनो जैसे टैलेंट को लेके निकल जाएंगे, रियल मैड्रिड ने उनको बता दिया कि हु स्टिल द बॉस ऑफ द मार्केट। भाई हमें सिर्फ फ़ोन करने की देर है, हमें अपना एक लौंडा जूनी कैलिफत भेजने की देर है, और आप लोग चाहे कितना ही एडवांस कर गए हो बातचीत में, हम वो बातचीत को वहीं से हाईजैक करके उठा लेते हैं। ठीक है, सो वेलकम फ्रैंको मैसेंटूनो टू रियल मैड्रिड। अभी जैसे कि आपको पता ही है, क्लब वर्ल्ड कप में अभी वो रिवर प्लेट के लिए खेलेगा। फाइनली ही विल जॉइन अस इन द समर फॉर द ला लीगा वाला पार्ट। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे एक और चीज़ देख सकते हो जिसके लिए मुझे थोड़ी सी शायद आपसे बात करनी है, विच इज़ द ट्रांसफर फीस। अगर आप यूरोज में देखो तो ट्रांसफर फीस इज अराउंड 63.2 मिलियन यूरोज, और डॉलर्स में देखो तो टेक्निकली 72.6 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब अगर आप मुझसे पूछो ऑनेस्टली, यार ये फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब मैं इसमें रियल मैड्रिड को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप उसका जो बाइफरकेशन है वो भी नीचे देख सकते हो कि कम से कम 11 मिलियन तो हमने स्पेनिश टैक्स ही दिया है, उसके बाद 1.4 मिलियन जो है वो फुटबॉलर्स गिल्डेड को गया। मतलब बहुत सारे जो बाइफरकेशन है वो आप देख सकते हो। रिवर प्लेट को मोटा मोटा 45 मिलियन मिलेगा, विच इज़ इन डॉलर्स इज 51.7 मिलियन। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार फ्रैंको मैसेंटूनो के ऊपर ना बहुत बड़ा दबाव होने वाला है या बहुत बड़ा प्रेशर होने वाला है इस पर्टिकुलर प्राइस को एक तरीके से दिखाना कि हाँ यार मैं इस प्राइस के लायक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड ने इस तरीके के पहले भी कुछ साइनिंग्स करी हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए सही नहीं रही, और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लूका जोविच, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स, मतलब सॉरी वन ऑफ द माई फेवरेट फुटबॉलर्स। लूका जोविच उस प्राइस टैग के ना मुझे लगता है बोझ तले दब गए। जो उनकी पोटेंशियल थी, जो उन्होंने दिखाई थी फ्रैंकफर्ट में, वो कभी भी यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो मुझे ना यार इस प्राइस टैग से बहुत डर लगता है, क्योंकि रियल मैड्रिड चाहे कोई प्रेशर ना बनाए फ्रैंको मैसेंटूनो पे, बट ये जो ओवरऑल मीडिया आसपास की है ना, 63 मिलियन में खरीदा खरीदा खरीदा, एक 17 साल के बच्चे के ऊपर ना वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि यार मेरे ऊपर इतना पैसा लग गया है, सारी दुनिया मेरे को देख रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो मुझे पर्सनली लगता है यार फ्रैंको मैसेंटूनो इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप असली में खेलते हुए नहीं देखा है, लेट्स सी, हमें टाइम मिलेगा देखने के लिए, बट मैंने जितना पढ़ा है, जितना हाईलाइट्स देखी हैं, ऑल दैट, मुझे काफ़ी बढ़िया प्लेयर लग रहा है। तो मुझे लगता है एक अर्जेंटीनियन काफ़ी टाइम बाद आफ्टर आई थिंक निको पास, पर निको पास तो हमारी अकाडमी से ही था, तो डी मरिया के बाद मैं बोलूँगा हमने एक और अर्जेंटीनियन फाइनली साइन करा है। तो लेट्स सी हाउ ही इज प्ले। अब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि यार, कंफ्यूज नहीं, मतलब एक लेजिट पॉइंट है कि आर्दा ग्यूलर ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उसके साथ फ्रैंको मैसेंटूनो को खिला सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप मुझसे अभी भी पर्सनली पूछो, मैं अभी भी आर्दा ग्यूलर को थोड़ी सी अपर एज दूंगा ओवर फ्रैंको मैसेंटूनो। इसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि एक पॉइंट इसमें यह भी है कि मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, तो आर्दा ग्यूलर अराउंड 10, मतलब रेटिंग के वाइज अगर देखो तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास जो है प्रेस करता है, बल्कि एंड फ्रैंको मैसेंटूनो के जो एटलीस्ट अर्जेंटीनियन लीग के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक 6% के आसपास हैं। तो और उसके अलावा जो प्ले है, मतलब अगर आप डिफरेंस ऑफ प्ले देखो, आर्दा ग्यूलर जो है बहुत ही बॉल को क्लोज रख के खेलता है, ड्रिबल करने में भरोसा रखता है। मैसेंटूनो का गेम थोड़ा सा एक तरीके से एक्सप्लोजिव टाइप है।
तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही इज़ मोर लाइक अ राइट विंगर, बट मेरे लाइफ में मुझे किसी ने बताया था कि वो इतना बेहतरीन राइट विंगर नहीं, राइट विंग पे नहीं खेलता है। तो मे बी लेट्स सी, मतलब सी आर्दा ग्यूलर एंड फ्रैंको मास्टेंटूनो आर दोनों लाइक कि एक आपको रेडीमेड नंबर 10 नंबर टाइप मिल रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमारे पास जूड बेलिंगम ऑलरेडी इस रोल के लिए है, तो मुझे नहीं पता फ्रैंको मास्टेंटूनो कहाँ पे खेलेंगे। आई थिंक फ्रैंको मास्टेंटूनो का जो सबसे बड़ा खिलाने का पॉइंट होगा वो डिपेंड करेगा रॉड्रिगो के ऊपर, क्योंकि रॉड्रिगो आर्सेनल बाउंड तो कहीं ना कहीं है। 80 to 100 मिलियन के आसपास जो है रियल मैड्रिड एक्सपेक्ट कर रही है अगर वो लीव करते हैं। अगर वो लीव करते हैं तो फ्रैंको मास्टेंटूनो के लिए वो जगह वहाँ पे बन सकती है। आर्दा ग्यूलर मुझे जैसे कि मैंने र्यूमर पढ़ा था, रियल मैड्रिड आर्दा ग्यूलर को एक मिडफील्डर की तरह यहाँ पे देख रही है, वो उसको एक मिडफील्ड अडेप्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मे बी मोर लाइक अ क्रूज रिप्लेसमेंट। तो इसकी वजह से जो हमारा एंजेलो स्टिलर वाली साइनिंग होने वाली है वो थोड़ी सी डामाडोल मुझे यहाँ लगती हुई नजर आ रही है। स्टिल इट्स टू अर्ली टू से, आई एम नॉट सेइंग कि एंजेलो स्टिलर विल नॉट कम, फ्यू ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट र्यूमर्स, हमें किसी ने आके ऑफिशियली तो बताया नहीं है, बट जितने र्यूमर्स हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से आर्दा ग्यूलर विल प्ले इन द मिडफील्ड एंड फ्रैंको मास्टेंटूनो विल प्ले थोड़ा सा अप फ्रंट, मे बी एट द राइट विंग और मे बी एट द नंबर 10 रोल, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो टाइम विल टेल, अभी तो क्लब वर्ल्ड कप पे हम फोकस कर रहे हैं, जस्ट वेलकमिंग फ्रैंको मास्टेंटूनो, सो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू। ओके, अब आते हैं थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट, विच इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। तो अगेन जस्ट लाइक फ्रैंको मास्टेंटूनो, फाइनली वी हैव साइंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड and welcome Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, and we were waiting for you to get official. Everything gets official, everything is okay. आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन थिंग जो कि हुआ, जितने भी लिवरपूल फैन थे जो एकदम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने बिल्कुल परफेक्ट फ्लुएंट स्पेनिश में अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो दी, एंड उन्होंने पूरा बताया कि हाउ ही ऑलवेज वांटेड टू जॉइन रियल मैड्रिड, थैंक द प्रेसिडेंट एंड ऑल दिस, कि वो रियल मैड्रिड के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, सब कुछ स्पेनिश में बोला। तो वो जो स्पेनिश जो लिवरपूल फैंस थे ना कि नहीं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड तो रिन्यू कर लेगा, भाई वो रिन्यू कर लेगा, वो 6 महीने से स्पेनिश सीख रहा था। मतलब तुम लोगों के कितनी बड़ी बेइज्जती है कि ये सब लोग लगे पड़े, नहीं वो साइन कर लेगा, ये कर लेगा। अब जो उनको हेट मिल रही थी, मुझे लगता है उस हेट में ना वो 2x 3x हो जाएगा जब उनको ये सारी चीज़ अब पता लगी गई है कि मतलब भाई ये 6 महीने से जो है स्पेनिश सीख रहे थे लास्ट कुछ टाइम से। अब आप एक और स्क्रीन पे एक और मीम देख सकते हो डुओलिंगो का कि थैंक्स फॉर योर 1000 डे स्पेनिश स्ट्रीक ट्रेंड, मतलब बहती गंगा में सबने हाथ धो लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था इस न्यूज़ में, जस्ट आई पुट फॉर द फनी पार्ट कि लिवरपूल फैंस इतना ट्रॉल करते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद कुछ टाइम पहले एक वो डाल दिया था ट्वीट कि फैंस फ्रॉम द कैपिटल ऑफ स्पेन वुड नॉट स्लीप टुनाइट, कुछ ऐसे करके बारसा के फेवर में कुछ डाल दिया था। तो कुछ लिवरपूल फैंस ट्रॉल कर रहे थे रियल मैड्रिड वालों को उसके ऊपर। तो रियल मैड्रिड वालों, आपके पास भी एक ट्रॉल आ गया है, उनको जरा ना डुओलिंगो बता दो, स्पेनिश डुओलिंगो क्या होता है। मतलब उनका जो काटा है ना, मतलब एक तरफ तो इनको लग रहा है कि साइन कर लेगा, रिन्यू कर लेगा, ये कर, अरे भाई वो स्पेनिश पढ़ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो स्पेनिश सीख रहा था और बहुत ही फंटास्टिक स्पेनिश उन्होंने बोली है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जस्ट लाइक जूड बेलिंगम, भाई ये प्लेयर भी प्रिपेयर होके आया है, ये प्लेयर भी प्रॉपर अडेप्टेशन बहुत जल्दी ले लेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मुझे ऐसा लगता है कि गुड डेज अहेड फॉर रियल मैड्रिड, बहुत ही फंटास्टिक फुल बैक्स का जो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है। लेट्स सी, क्लब वर्ल्ड कप में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बस ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्लब वर्ल्ड कप के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजीज जो हैं इस्तेमाल होने वाली हैं। जो चेयरमैन है फीफा रेफरिंग कमेटी के, पेर लुइजी कोलिना, लेजेंडरी रेफरी, मतलब मुझे लगता है प्लेयर्स के लिए हम लेजेंडरी बोलते हैं, यहाँ पे लेजेंडरी रेफरी थे जो किसी प्लेयर से घबराते नहीं थे। सबको पता है भाई, पेस के कवर के ऊपर एक ही रेफरी आज तक आया, विच इज़ पेर लुइजी कोलिना। तो वो अभी इस टाइम पे फीफा रेफरीज कमेटी जो है उनके चेयरमैन हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करवाई हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। को सबसे पहले एक सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड सिस्टम, SAOT 2.0 करके इसको बोलते हैं। तो इसमें हार्डवेयर में क्या होने वाला है, आपके जो पूरा स्टेडियम है उसमें कुछ 16 लिम्ब ट्रैकिंग कैमरेज लगेंगे, मतलब पूरे उसमें जो हर प्लेयर की मूवमेंट वगैरह को मॉनिटर करेंगे। और एक 500 जो हर्ट्ज का जो सेंसर है वो एक ऑफिशियल मैच बॉल के अंदर रहेगा, ऑब्वियसली डेटा वगैरह फ्लो करने के लिए वहाँ पे वो चीज़ रहेगी। हर प्लेयर की पोजीशन जो है बिल्कुल एकदम आप मानो कि
बिल्कुल पर सेकंड, मतलब 50 पर सेकंड जो है एक एक न्यू न्यू पोजीशन जो है डेटा को मिलती रहेगी। उसके बाद एक इस डेटा की पाइपलाइन बनेगी, एक एआई सॉफ्टवेयर है जो इस डेटा को आप फीड करेगा, इसको एनालाइज करेगा और एक तरीके से आपको पिन पॉइंट्स जो कैमरा ने भेजे हैं, जो उसके किक पॉइंट्स हैं, उनको मेजर करेगा, अटैकर और डिफेंडर का गैप करेगा को चेक करेगा। अब अटैकर और डिफेंडर के गैप को क्यों चेक करेगा? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी इज फॉर द ऑफ साइड, ठीक है। तो इसीलिए वो पूरा डेटा कैप्चर हो रहा है। ये जो एआई वाला है ये पूरे डेटा को एक तरीके से एनालाइज कर रहा है, अटैकर और डिफेंडर के डेटा को ये फाइनली रिप्रोड्यूस करेगा। अब इसमें डिसीजन में लॉजिक क्या है? अगर किसी भी जगह पे जो ऑफसाइड कंडीशन है, अगर दैट इज मोर देन 10 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंस का एक तरीके से बजर बजाएगा। बजर बजाने का मतलब है कि ऑडियो अलर्ट देगा जो कि असिस्टेंट रेफरी को डायरेक्टली जाएगा, वो सीधा अपना फ्लैग रेस कर देगा, कुछ नहीं चेक करेगा, इसने बोल दिया सीधा चेक करो। अब इसमें सेकंड कंडीशन ये है, अगर वो लेस देन 10 सेंटीमीटर है, जो कि थोड़ा सा टाइट हो सकता है एक सिस्टम के लिए, एक सॉफ्टवेयर के लिए पहचानना, तो वो यहाँ पे रेफरी को इन्फॉर्म करेगा। तो रेफरी जो होंगे, हमारे जो मेन रेफरी होंगे, वो VAR बूथ पे जाएंगे और वो प्रॉपर जो है इसको चेक करेंगे कि क्या ये यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आप मान के चलो कि फीफा इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इसकी वजह से जो हमारी ऑफ साइड्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं शायद वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि AI विल बी यूज्ड। एंड वैसे तो मतलब जो कोलिना है उन्होंने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बट स्टिल वी वांट टू चेक दिस। मतलब ये एक ट्रायल फेज में अभी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो हर लीग में स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ट्रायल फेज में, एक बड़े टूर्नामेंट में इसको यूज़ करके यहाँ पे देख रहे हैं कि लेट्स सी इफ़ वी कैन कॉल दी ऑफ साइड, जिससे कि जो असिस्टेंट रेफरीज है उनकी बहुत मेहनत बच जाएगी और ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक और जो यहाँ पे चीज़ है वो है VAR ऑन द बिग स्क्रीन एंड रेफ अनाउंसमेंट्स। जो क्लब वर्ल्ड कप होगा उसमें जो भी आपके मोमेंट होंगे VAR वाले, वो जो मॉनिटर होगा, वो जो रेफरी वहाँ पे देख रहा होगा, वो स्टेडियम की बड़ी पिच पे भी डिस्प्ले होगा। एंड जो फाइनली जो डिसीजन रेफरी लेंगे वो माइक में बोलेंगे ताकि पूरा जो स्टेडियम है वो सुनेगा। एंड आई थिंक ये ऑलरेडी जो विमेंस टीम का कुछ हुआ था, शायद वर्ल्ड कप हुआ था या पता नहीं यूरो हुआ था, मुझे ध्यान नहीं, उसमें इस टाइप की जो है ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। तो फाइनली एक वो वाली चीज़ भी यहाँ पे जो है यूज़ की जाएगी। इसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ है जो यूज़ की जा रही है, रेफरी के एक मतलब एक तरीके से आप मानो कि एक लाइट वेट कैमरा लगाया जाएगा, एक हेडसेट होगा जो रेफरी का आई लेवल जो व्यू है वो कैच करेगा। मतलब अगर मैं अपने यहाँ पे कैमरा लगा लूँ और मैं किस तरीके से भाग रहा हूँ तो आपको मेरा वर्जन दिखेगा। जैसे कि क्रिकेट में होता है ना, वो प्लेयर को एक कैम पहना देते हैं तो उसमें दिखता है कि हाँ एक प्लेयर को किस तरीके से दिख रहा है, तो इसमें रेफरी को किस तरीके से दिख रहा है। ऑब्वियसली सारी फुटेज फीफा अभी आपको दिखाएगा नहीं कि इसको क्या दिख रहा है क्या नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फुटेज आपको दिखेंगी, कॉइन टॉस टाइप की हो गई, उसके बाद टनल का जो व्यू हो गया एंड ऑल दैट। अब इसको रखने का लॉजिक क्या है? इसको रखने का लॉजिक ये है कि कई बार इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं कि यार रेफरी ने तो देखा नहीं, रेफरी ने तो वो कर दिया, रेफरी ने ये डिसीजन दे दिया। तो फीफा इस फुटेज को रिवाइंड करके आपको दिखा सकता है कि देखो भाई, जब रेफरी देख रहा था, रेफरी की आंखों से उसको ये दिख रहा था, तो ये दिखने की वजह से उसने ये डिसीजन लिया है। मुझे पर्सनली लगता है ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर आप ये दिखा दोगे कि रेफरी को क्या दिख रहा था, रेफरी को कोई ब्लेम ही नहीं करेगा। अब वो कैमरा एकदम रेफरी के आंखों के एंगल पे सेट है, तो वो आपको बता देगा भाई ये फैसला मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा था। तो ये तीनों ही चीजें बहुत ही फैंटास्टिक है। मतलब VAR का तो मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाना ही चाहिए। उससे सारे स्टेडियम को पता लग जाएगा भाई आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे, और स्क्रीन पे रीजन के साथ जब बताओगे कि भाई ये रीजन है, इसलिए ऑफसाइड दे रहा हूं, इसलिए पेनल्टी दे रहा हूं, फैंटास्टिक। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है वो रियल मैड्रिड वगैरह ऑल टीम्स की परफॉर्मेंसेस के अलावा फीफा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई टूर्नामेंट यहाँ पे होने वाला है। अब आते हैं एक और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रियल मैड्रिड हैव साइंड 2 न्यू फिटनेस कोचेस फॉर द फर्स्ट टीम इन परमानेंट रोल। ठीक है, अब ये जो दोनों कोच हैं ये कौन है? इसमें सबसे पहले तो हैं हेवियर अर्नाइज लास्ट्राज, ये एक्स डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस एंड हेल्थ रहे हैं मैक्सिकन फुटबॉल एसोसिएशन पे। और उसके बाद दूसरे हैं डॉक्टर इस्माइल फर्नांडिस, ये इनके पास PhD है स्पोर्ट्स साइंस में, एंड ये को फाउंडर एंड CEO हैं थर्मो ह्यूमन के। अब आप सोच सकते हो कि ये थर्मो ह्यूमन क्या है भाई? थर्मो ह्यूमन अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो इट्स मोर लाइक अ थर्मल एक्सरे फॉर मसल स्ट्रेस। रियल मैड्रिड ये टेक्नोलॉजी अब यूज़ करने वाली है इस बार, तो आप इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा ध्यान से समझना।
ये क्या करेगा, ये आपके इंफ्रारेड कैमरे रखेगा, उससे आपके स्नैपशॉट लेगा प्लेयर्स के, मतलब एक आगे एक पीछे हर प्लेयर के, मतलब स्नैपशॉट लेता रहेगा लेस देन हर 20-30 सेकंड्स में उनके स्नैपशॉट लेके उसको, ये एक एल्गोरिदम होगी जो कि उनको जो डेटा स्नैपशॉट होंगे उनको फिट करेगा, उनको एक के ऊपर एक रख के एक प्रॉपर इमेज बनाएगा, टेम्परेचर वगैरह चेक करेगा, हर चीज़ चेक करेगा, स्पेसिफिकली टेम्परेचर चेक करेगा प्लेयर्स का कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है एंड ऑल दैट चीज़। अब उसके बाद ये एक फाइनल रिस्क स्कोर देगा। रिस्क स्कोर का मतलब अगर ग्रीन में है विच इज़ मतलब 0 to 2, ये जो रिस्क जोन है 0 to 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका जो प्लेयर है उसकी ट्रेनिंग नॉर्मल चल रही है। उसके बाद एम्बर कलर यानी कि काइंड ऑफ ऑरेंजिश कलर, यानी कि ये तब आएगा जब 2 से 3.5 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब आपका जो है वो एक मिनी लोड रिडक्शन यहाँ पे है, यानी कि प्लेयर को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा लोड पड़ रहा है मसल के ऊपर। और अगर ये रेड आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 3.5 डिग्री, तो इसका मतलब है कि एक पॉसिबल MRI यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, तो 8 वीक्स के बाद जब ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, तो 8 वीक्स के बाद जब उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा, तो जो आपके फिजियो हैं ये प्रेडिक्ट कर देगा कि किस प्लेयर को बहुत नज़दीक है किसी मसल के डैमेज होने के या फिर किसी इंजरी के होने के। ये जो आपके मतलब ये इंफ्रारेड से आपको ये पता लगेगा कि आपके मसल पे कितना टीयर पड़ रहा है, कितना उस पर प्रेशर पड़ रहा है। उसी की वजह से उसमें ना कुछ टेम्परेचर का लॉजिक होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जब आप रन करते हो या जब कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जिम करते हो, तो जो आपकी मसल्स का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी जल्दी चेंज होता है। उसके बेसिस पे ये पता लग जाता है कि वो कितनी एनर्जी यहाँ पे लगा रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगी तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कब बढ़ता है, हीट कब बढ़ती है, जब बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता है। तो वो इसी तरीके की मसल्स को ढूंढता है, उन सबका स्नैपशॉट बना के डेटा बना देगा, और उसके बाद वो पूरा 8 वीक्स तक हर प्लेयर का एनालिसिस होगा। उसके बाद अब पहले क्या था, हमारी इतनी सारी इंजरीज हुई जा रही थी कि हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था यार क्या हो रहा है। तो अब उससे बचने के लिए हमने अब फॉर एग्जांपल हमने अभी ट्रेनिंग से ये स्नैपशॉट्स लेने शुरू कर दिए। जब तक हम ला लीगा वगैरह की ट्रेनिंग या पहले 1-2 मैच हम निकाल लेंगे, हमें तब तक पता लग जाएगा कि किस प्लेयर के इंजर्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसी हिसाब से जो उनके फिजियो हैं वो उनकी या तो फैसिलिटी के अंदर ट्रेनिंग करा देंगे या जो उनका शेड्यूल है वो चेंज करा देंगे, जिससे हमारी फर्दर इंजरीज जो हैं बच सकती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे थर्मो ह्यूमन है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि रियल मैड्रिड इज सो मच सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि जो अर्नाइज है वो डे टू डे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग देखेंगे। जो वेल्डेबास का जिम है उसका जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। उसके बाद जो फर्नांडिस है वो डेटा साइंस एंड जो मैंने बताया वीकली थर्मल कैमरा जो है उसका डेटा वगैरह जो है, जो ओवरलोड दिखा रहा होगा या जो भी वो डेटा दे रहा होगा उसको एनालाइज करेंगे। अभी क्लब एक थर्ड कोच को भी ढूंढ रहा है जो कि ऑन पिच जो कंडीशनिंग है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब रियल मैड्रिड इज नॉट भाई टेकिंग अ रिस्क। अब की बार जितनी इंजरीज पिछली बार हुई हैं वो उतनी इंजरीज अब की बार करवाने के फेवर में नहीं है, इसलिए जिम के लिए एक लौंडा ढूंढ लिया उन्होंने, ऑन फील्ड थर्मल कैमरा वैमरा जो है उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, एक मतलब एक तरीके से फिटनेस कोच ढूंढ लिया है, एंड थर्ड को वो ढूंढ रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो भाई रियल मैड्रिड कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कर रहे हैं। ये शायद वो न्यूज़ होगी जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दी होगी। सो आई थॉट कि एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो गाइज ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस टाइम पे फुटबॉल वर्ल्ड में चल रही है। आई होप आपको जो सारी न्यूज़ है वो समझ में आ गई होंगी। आपको क्या लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी न्यूज़ थी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई और न्यूज़ ऐसी हो जो मुझसे मिस हो गई हो तो प्लीज़ आई एम ऑल ईयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।